के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर हम मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। निज़ामे तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ, तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज गुलबदीन हिकमतियार, जिनको इंजीनियर हिकमतियार भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान के अहम दौरे पे है। जब से अफगानिस्तान में जो पीस टॉक की सूरत हाल है वो शुरू हुई है, तब से जो स्टेक होल्डर्स है वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। गुलबदीन हिकमतियार का ये दौरा कितना अहम है और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे, इन इशूज़ पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नज़ीर सैयद साहब, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार है। अफगान उमूर पे जो है वो उनकी अच्छी खासी जो है वो गिरफ्त है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। जी बहुत शुक्रिया आपके ब्रिगेडियर साहब, आज आपको मालूम है गुलबदीन हिकमतियार, जिनको इंजीनियर हिकमतियार भी कहा जाता है, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह है, उन्होंने दौरा किया है पाकिस्तान का। तो ये जो स्टेक होल्डर्स वक्तन फवक्तन एक ही करके आ रहे हैं, इसका असल में मकसद क्या है? और खुसूसी तौर पे अगर हम गुलबदीन हिकमतियार की बात करें, इनकी आमद का क्या मकसद है? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक अफगानिस्तान के अमन का जो दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है, जिसमें इंट्रा अफगान डायलॉग हो रहा है, वो डायलॉग तो पहले उन्होंने जो पॉइंटमेंट उसके लिए चुने दोनों तरफ से, जो कि एक टीम को लीड कर रहा है अब्दुल्ला, और जिसने रिसेंटली पाकिस्तान का 3 दिन का दौरा किया और उसको तकरीबन एक स्टेट के हेड के तौर पर उसको पाकिस्तान में रिसीव किया गया और उसको उस तरीके से मतलब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का अमन का जो अमल है उसमें उसके साथ मुख्तलिफ सतह पर बातचीत भी हुई और उसको फैसिलिटेट करने के और अफगान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के जो सहूलतकारी थी उसको बावर भी कराया गया और उसके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए। अब इसके बाद जाहिर है कि दूसरा जो उनका सियासी तौर पर और इसके अलावा जिनके अफगानिस्तान के जिहाद में काफ़ी हिस्ट्री भी है, वो गुलबदीन हिकमतियार हैं जो हिज़्ब इस्लामी के लीडर हैं और इसके साथ उसके साथ बाकी भी जो
उनके पार्टी के लोग हैं और खुसूसन डॉक्टर बहीर जो है उनके रिश्तेदार भी है और वो काफी इस पर नजर भी रखते हैं, वो भी साथ है। आज उन्होंने जो वजीर खारजा के साथ मुलाकात की, कल इन्होंने कुछ पार्लियामेंटेरियन को मिलना है और परसों उनका आईपीएस में एक टॉक है जो कि थिंक टैंक में वहां पर जाहिर है कि उनसे सवालात भी होंगे और वो अपना नुक्ता नजर भी पेश करेंगे। तो ये दौरा यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अमल के को यकीनी बनाने और उसको मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाने, पाकिस्तान के जो सहूलतकारी का हक है, इसके अलावा एक बिरादर मुल्क पर जो पाकिस्तान जहां पर अमन चाहता है, और तीसरी बात यह है कि इस जंग का एक ऐसे नोट पर खात्मा हो जहां पर के अफगानिस्तान के जितने सियासी दड़े हैं और इसके अलावा उनके जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ताकि सबको एक पेज पर रहें और सबको अमन की तरफ मतलब है कि फैसिलिटेट किया जाए। और ये भी कहा जाता है कि ये जो वो अभी अमन का जो अमल शुरू हुआ है, इसमें रिसेंटली जो अब्दुल्ला के दौरे के बाद उसमें काफी पेशरफ्त भी हुआ है। और पेशरफ्त ये कि तकरीबन 20 नुकात जो थे जो कि ज़ेर बहस थे, उसमें तकरीबन 18-19 नुकात पर इत्तेफाक राय हो चुका है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बातचीत का अमल है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि उसमें मुश्किलात भी बहुत ज्यादा थी और तजादात भी बहुत थे और इसके अलावा फासले भी बड़े थे, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अफगान है, जिस तरीके से वो जंग लड़ते हैं तो अमन के मामले में भी अपनी मतलब एक सलाहियत का उनका एक मौका है कि उसका मुजाहिरा करे और एक संजीदगी की तरफ पर अमन को ले ले और अमन के इस सफर को मतलब है कि मुंतज कर दे अफगानिस्तान के वसी तर मफाद में, और खुसूसी तौर पर उनके नेबर्स को उसमें जो हिस्सा डालना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान उसमें हिस्सा डालना है, इसी तरह बाकी भी जो नेबर्स है, वह ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो या इसके अलावा चीन हो, ताकि सब उसमें अपना अपना हिस्सा डाले। तो मेरे ख्याल में अच्छा साहब ये बताइए कि लग ये रहा है कि 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है वो यूएस फोर्सेस जो हैं वो यहाँ से चली जाएंगी। तो ये बताइए कि क्या कोई दोबारा से कुछ लोगों को खदशा ये है कि शायद एक और जंगबंदी का इम्कान हो? क्या आपको खदशा है जंग जो आपस की जंग है? सॉरी एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्रोड्यूसर साहब, जरा ये आवाज में डिस्टॉर्शन, इसको प्लीज ठीक कर दीजिए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक चूंकि अफगान फोर्सेस का इनखला है, तो क्या कोई जो है वो कोई गोरिल्ला वार या इस तरह की आपस की कोई जंग भी चल सकती है दोबारा से? देख लो, जहां तक तालिबान और अमेरिका के दरमियान पहले बातचीत का जो हुआ था, उसका तो जाहिर है कि जो माहिदा हुआ उसमें 3 चीजें बड़ी वाज़ेह थी। एक तो ये था कि बैरूनी अफवाज का इनखला था और जो उसके लिए अमेरिका ने अपना टाइम टेबल दे दिया है, और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं 15 दिसंबर तक या क्रिसमस से पहले इस साल अपने फौजों को वापस बुलाऊंगा अफगानिस्तान से। दूसरी तरफ पर ट्रंप साहब के इंतखाबात भी हो रहे हैं सदारती, और उसमें वो उम्मीदवार भी है। और तो ट्रंप साहब पहले भी जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है, वो बात तो कह देते हैं लेकिन उसको अमली जामा पहनाना और ये एक टेस्ट होगा। दूसरी बात ये है कि अदरवाइज उनका मौजू भी है, उनके इंतखाबाती के जो कैंपेन है कि भाई अपने फौज को किस तरीके से अफगानिस्तान में उसे बुलाना है और किन शराइत पर। तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और इसका वादा उनके साथ तालिबान ने किया हुआ है। अब ये है कि अगर ये दूसरा पड़ाव खुदा न ख्वास्ता नाकाम हो जाता है जो अमन का है, तो फिर तो पहला पड़ाव भी नाकाम समझा जाएगा, इसलिए कि उसकी कोई वो शराइत पूरे नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो फिर जाहिर है कि अमेरिका का बाहर निकलना और दूसरी तरफ पर अफगानिस्तान में फिर एक जंग की शुरुआत, तो ये तो जाहिर है कि अगर ये बातचीत खुदा न ख्वास्ता नाकाम होती है तो फिर तो जंग ही होगा, और जंग में फिर अमेरिका जाहिर है कि इस हालत में नहीं निकलेगा। पाकिस्तान कहता है कि जल्दी न निकले, लेकिन मेरे ख्याल में कि
अभी जो हम देख रहे हैं और उम्मीद ज्यादा है कि ये मंतक के अंजाम तक पहुंचेंगे, ये जो बातचीत है और एक अमन मुआहदे पर मुंतज होंगे। लेकिन एक और चीज भी है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री को हम देख लें कि जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसके बाद मुआहदे तो हुए हैं। मक्का का आपके मुआहदा का जो हुआ था, जी जी उसका हाल आपके सामने है कि फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर बहुत ज्यादा उसमें मसाइल आ गए और यहाँ तक कि वो सिर्फ कागज तक महदूद रह गया। तो मेरे ख्याल में इस दफा इन्होंने ये भी कोशिश करनी है कि जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उस पर सबको एग्री किया जाए और उसमें जितना हिस्सा किसी ने डालना है उसको भी उसकी जिम्मेदारी दी जाए। और तीसरी बात यह है कि अब तो कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं है। अब अफगान आपस में बैठे हुए हैं, उनका अपना कालीन है, उसी कालीन पर उन्होंने तकिए लगाए हैं और बैठे हुए एक मजलिस सजाई हुई है। तो मेरे ख्याल में अब उनके अमन के रास्ते का या अमन में उनके जो इखलास है या उसकी तरफ उनकी जो कोशिश है उसका भी एक टेस्ट है कि खुदा न ख्वास्त अगर ये नाकाम होता है तो फिर किसी पर इल्जाम ये नहीं धर सकते कि अमेरिका की वजह से या पाकिस्तान या किसी और की तरफ से ये नाकाम हो गया। ये अपने इनके मतलब है कि सारे जितने स्टेक होल्डर है वो उसमें मौजूद है। और दूसरा, पाकिस्तान ये भी एक बावर करा रहा है अफगानिस्तान को कि वहां पर उनका कोई ब्लू आइड नहीं है और कोई फेवर नहीं है, बल्कि सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और इसी तरह अब्दुल्ला आए थे 12 साल के बाद, और इस तरह जो गुलबदीन हिकमतयार आए हुए हैं, हालांकि वो तो एक किस्म का हलीफ भी है अशरफ गनी के हुकूमत का, लेकिन साथ साथ अपनी एक पॉलिटिकल हैसियत भी रखता है और पार्टी भी है उसकी। तो इस तरह मेरे ख्याल में सबको ऑन बोर्ड लेकर जाना और वो जो परसेप्शन है पाकिस्तान का सबके बारे में एक जैसे ट्रीटमेंट का, उसको रिपेयर करना और ये जो बयानिया है वो उधर तक पहुंचाना, ये भी बड़ा जरूरी था। तो मेरे ख्याल में ये दौरे में ये जो दौरे हो रहे हैं, हो सकता है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद भी उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे या वहां पर जितने भी स्टेक होल्डर है वो इसको मतलब है कि पाकिस्तान के जो सहूलतकार है उससे फायदा उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब। आपका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो सहूलतकारी जो पीस टॉक में की वो उस चीज़ को जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स ने वो दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, बार बार अहम दौरे किए जा रहे हैं। पहले आपने देखा कि अब्दुल्ला फिर अब गुलबदीन हिकमतयार जो है वो उनका दौरा हुआ है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अफगान अमन अमल जो है वो उसमें पाकिस्तान न सिर्फ सहूलतकारी फराम कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान जो है वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन बहाल हो। एक और खबर है वो ये कि टिकटॉक जो कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जो कि पाकिस्तान में कुछ अरसे कबल PTI ने बैन कर दिया था एक अदालती हुक्म के तहत, और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये फहाशी फैलाने में जो है वो शामिल है। तो अब दोबारा से जो है वो जो बैन किया गया था वो पाबंदी हटा दी गई है, इस वादे के साथ कि जो इंतजामिया उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो फहाशी के मवाद है वो उनकी रोकथाम की जा सके। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वो ये क़ैदियानी कराई गई है। हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़ई साहब। हमेशा से वो तनकीद करते हैं टिकटॉक पे, उनके वो नाकिद रहे हैं टिकटॉक के। तो आज जो ये पाबंदी हटाई गई है वो इसको कैसे देख रहे हैं? यासिर खान अलीज़ई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू रेड जोन। जज़ाकल्लाह भाईजान, बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज थोड़ी। अच्छा, ये बताइए कि आपको मालूम है कि पहले टिकटॉक पे पाबंदी लगी, अब दोबारा से जो है वो पाबंदी खत्म कर दी गई है। आप हमेशा से नाकिद रहे हैं टिकटॉक के, तो कैसे देखेंगे इस फैसले को और पुराने फैसले को? कुल मिला के आप इन तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे आपका सवाल समझ आया है, आप टिकटॉक के हवाले से कह रहे हैं कि इसको अनबैन कर दिया गया है, और अब मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा, यही सवाल है? जी बिल्कुल। देखिए, आज PTA की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैंने ट्विटर पे ये देखा है, जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि टिकटॉक की जो मैनेजमेंट है हमारी उनसे बात हुई है, और इस किस्म का और इस किस्म का इर्रेलेवेंट किस्म का जो मवाद है वो टिकटॉक से हटाया जाएगा, उसको सेंसर किया जाएगा। तो इस वजह से हम टिकटॉक को अनबैन कर रहे हैं।
देखिए, हमारी जैसे हमने एक कैंपेन की थी मुकम्मल तौर पे, मैंने शायद आज से 1.5 साल पहले इसके ऊपर पहली एक वीडियो बनाई थी जब पाकिस्तान के अंदर ये चीजें शुरू हुई थी, आगाज था इन चीजों का। तो हमारी जो कैंपेन थी ट्विटर के जरिए या फिर फेसबुक यूट्यूब के जरिए गवर्नमेंट की तरफ ये मैसेज देना या टिकटॉक के अंदर होने वाली खराबियों की निशानदेही करना, मकसद उसका सिर्फ यही था कि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक चीज जो कि नेगेटिविटी को ज्यादा फैला रही है, यूथ को जिससे नुकसान हो रहा है, हमारी जनरेशन को जिससे नुकसान हो रहा है, उस चीज को खत्म किया जाए। अगर अब पीटीए के कहने के मुताबिक ये अपने दावे में अगर इसमें सच्चाई है और इस किस्म का मवाद यहाँ से सेंसर किया जाएगा और खत्म किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में एप्लीकेशन के साथ तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती। एप्लीकेशन जिस तरह और बाकी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उस तरह ये भी अगर चले तो हमें कोई मसला नहीं है, ना ही किसी को होना चाहिए। मसला कौम को या लोगों को उसके अंदर फहश मवाद से है, जो कि 90% से ज्यादा उसका यूज का मकसद ही ये बन चुका हुआ था कि वहाँ पे अक्सर इस तरह की चीजें थी जो एक कम से कम इस्लामी मुआशरे में या फिर पाकिस्तान के अंदर जिस नजरिए या जिस बुनियाद के ऊपर ये मुल्क बना है उसके खिलाफ थी वो चीज। इस वजह से हमारी कोशिश थी उसको बंद करवाने की। अच्छा, अगर वो खत्म हो गया तो वी डोंट हैव एनी इशू। ठीक है अलीजी भाई, चूंकि मैं भी बताए मेरा भी जाती पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि किसी भी किस्म की फाशी जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि वो फाशी, ये तो हमें आप नहीं समझते कि हमारी जो यूथ है वो शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है, शायद हमारी तरबियत अब वो वाली नहीं रही है जो पहले थी, कि अब नौजवान खुद ब खुद इस तरह के उसकी तरफ जो है मायल हो रहे हैं। ये सिर्फ टिकटॉक की बात तो नहीं है ना, फेसबुक के ऊपर भी तो की जा सकती है, यूट्यूब के ऊपर भी तो की जा सकती है। आप नहीं समझते कि बैन के बजाय, इन एप्लीकेशंस को बैन करने के बजाय में अपने यूथ की जो तरबियत है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो फर्क ये है ना कि बाकी जो कोई वेबसाइट है या फिर सर्च इंजन है उसके अंदर कोई भी चीज आपके सामने जबरदस्ती नहीं आती। उनके जो यूजेज का तरीका है, जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है, उसमें जिन चीजों के अंदर आपको अगर इंटरेस्ट है, जो चीजें आप देखते हैं, लेट्स सपोज कि आप टॉक शोज देखते हैं, तो एक दिन जब आप टॉक शो देखेंगे तो उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस वेबसाइट की, वो दूसरे दिन आपके सामने खुद बहुत टॉक शोज ले आएगी, क्योंकि आपकी आईपी के जरिए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चल जाता है कि इस बंदे को इसी चीज के अंदर इंटरेस्ट है। यानी कि आप अपनी मर्जी से अगर उसके अंदर कुछ फहश मवाद तलाश करके देखेंगे तब वो आपके सामने आएगा, वरना खुद बहुत नहीं आएगा। जबकि टिकटॉक का मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप चाहें ना चाहें, आप जब स्क्रॉल करेंगे तो पाकिस्तानी क्रिएटर का क्रिएट किया हुआ कंटेंट आपके सामने जबरदस्ती आएगा। यानी कि आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, स्क्रॉल अप करते जाएं, स्क्रॉल अप करते जाएं, तो आपके सामने खुद बहुत वीडियोस आएंगी। यहाँ पे आपको जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो शायद इतनी बेहतर नहीं है टिकटॉक की एज कम्पेयर टू यूट्यूब या फेसबुक या जो दिगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। अलीजी भाई, बिल्कुल मेरा आपसे आखिरी सवाल है वो ये कि यार यूट्यूब पे भी अब ऐसे कुछ लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान जो है वो गालम गलोच और जो जितनी कम लेवल पे जाके बात करेगा, फाशी पे लाएगा, वो ज्यादा मशहूर होगा। आप भी बात करते हैं, मैंने कभी आपके चैनल पे या कभी आपके सोशल मीडिया पेजेस पे कभी कोई गलत बात नहीं सुनी। आपको गुस्सा आता है, आप अपने गुस्से का इजहार करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन कभी कोई गलत बात नहीं सुनी। मैं ये देखता हूँ कि यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे नौजवान जो है वो फाश गुफ्तगू करके, गलत गुफ्तगू करके, गंदी बातें करके और वो मिस यूज करके जो है वो अपने आप को मशहूर कर रहे हैं। तो उनको क्या पैगाम देंगे और हुकूमत से अब क्या आप ये नहीं कहेंगे कि यूट्यूब पे भी जो है वो जरा छानबीन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि हर नौजवान को या हमारी यूथ को इतना मैच्योर होना चाहिए कि किस चीज को या किस कंटेंट क्रिएटर को आपने मशहूर करना है या किसे देखना है। हमारे से देखने की वजह से ही उन्हें व्यूज मिलते हैं और फिर उन्हें फैन मिलता है। और मेरे नजदीक अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो कोई भी है, यूट्यूब के अंदर अपना काम कर रहा है, उसकी अगर कंटेंट उसका फहश है या इस मुल्क की रवायात के खिलाफ या हमारे मुआशरे के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ कम से कम इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ये मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेट के ऊपर होने वाले क्राइम को देखते हैं तो जरूर इस चीज के ऊपर उनको करना चाहिए। कम से कम इतना जरूर हो सकता है कि ऐसे मवाद को बैन किया जाए। पाकिस्तान की सतह के ऊपर हम ये जरूर कर सकते हैं कि इस तरह की चीजों को खत्म किया जाए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। यासिर खान अलीज़ीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जिनका कहना है कि जहां जहां फाशी हो उस फाशी को रोकना चाहिए, जहां जहां तरबियत की कमी हो उस खला को जो है वो फिल कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।